आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर जेडीयू ने अब यूपी चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में इस बात का ऐलान किया और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान होने में देरी के लिए ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मेवार ठहराया। दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था। वो ही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की इस घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच बात नहीं बन पाई और अब जेडीयू उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ने वाला है। बीजेपी से गठबंधन के इंतजार में बैठे रहने के लिए ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। इसलिए कि हम लोगों ने तो अधिकृत कर दिया था माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब को, और उन्होंने जो बताया और उनको जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भरोसा दिया, उसके आधार पर उन्होंने पार्टी को सूचित किया और उसी के कारण विलंब हुआ। अब जरा 19 जनवरी को दिया गया आरसीपी सिंह का वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन होने का भरोसा जताया था। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोगों की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर भी चुनाव हो, और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही और बातचीत सकारात्मक है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है कि यूपी में दोनों दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने का कोई असर बिहार के गठबंधन पर नहीं पड़ने वाला। पर यह कोई पहली बार नहीं है, हमारा उनका गठबंधन 25 वर्षों से रहा है, पर उत्तर प्रदेश में कभी भी हम लोगों का गठबंधन नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी वह अलग लड़ चुके हैं विभिन्न। अभी झारखंड में भी हम लोगों ने अलग ही लड़ने का कार्य किया था। दूसरे प्रदेशों से बिहार को कोई मतलब नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन पूर्णतः एक है और बहुत मजबूती से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है और दोनों ही दल एक साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे वो झारखंड हो या अरुणाचल प्रदेश। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। 403 सीटें हैं जिनके लिए मतदान होना है। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरण में वोटिंग होगी, यानी मतदान होगा। 10 मार्च की तारीख होगी जब मतगणना होगी, तो 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरण के मतदान होंगे और 10 मार्च को मतगणना होगी। बीजेपी का यूपी में 300 प्लस यानी 300 प्लस सीट का लक्ष्य उन्होंने रखा है। अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन है, यह हम खबर के मायने समझा रहे हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, यह बिहार की बात है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी से गठबंधन चाहता था जेडीयू, इसलिए इंतजार भी उसने किया। और यूपी में बीजेपी जेडीयू में बात नहीं बन पाई सीटों को लेकर। तो ये एक रूपरेखा है जिसे लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। 300 प्लस की सीटों को बीजेपी जीतना चाहती है। जेडीयू का पटेल वोट बैंक पर दावा है। इसके अलावा अपना दल का वोट बैंक भी वही है। देखिए कहां कहां कौन कौन से दल किस पर नजरें टिकाकर बैठे हैं। बीजेपी का अपना दल से पहले से गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जेडीयू की जरूरत नहीं थी। जेडीयू का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। जेडीयू का पटेल वोट पर विशेष तौर पर नजर है, तो यह पूरी रूपरेखा जो है वो इलेक्शन को लेकर तैयार रखी गई है। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया और इसे लेकर सियासत गर्म है। विधान परिषद के लिए मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी ने भी सीट की मांग कर रखी है। कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी के फैसले पर तंज कसा और सवाल खड़ा किया। 13 सीटें हमारी विधान परिषद की जीती हुई है और पहले से भी हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारी जीती हुई सीटें हैं वो हमारी है और हम उस पर लड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद
हमारे गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी। अब मुकेश सहनी जी, मांझी जी सोचे उनके साथ एनडीए के अंदर क्या हो रहा है। इस तरह से अपमान उनका बीजेपी जेडीयू मिलकर कर रही है, सत्ता की मलाई दोनों खा रही है और इनका वीआईपी और हम पार्टी को कोई नोटिस नहीं ले रही है। विधान परिषद के चुनावों में अपने साथी दलों के लिए लिए गए निर्णय से भाजपा का असली राजनीतिक चेहरा दिखता है। साथ ही साथ भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को, विशेषकर छोटे सहयोगी दलों को, उनकी राजनीतिक जमीन भी दिखला दी है। और इधर बिहार विधान परिषद चुनाव में पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर के साथ 2 सीट पर दावा ठोका। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से आग्रह भी किया है। सीट है उसमें से हाजीपुर तो मेरा पुश्तैनी सीट है। हाजीपुर में पहले भी हमारे दल से राजेंद्र राय चुनाव जीते थे। इसके पूर्व जो चुनाव हुआ था तो राजेंद्र राय जी चुनाव जीते थे लोक जनशक्ति पार्टी से। फिर दोबारा भी हम चुनाव जीते थे। तो इसलिए मैंने आग्रह किया है कि एक हाजीपुर सीट और एक और कोई सीट हो, 2 सीट मुझको कम से कम, हमारे पास उम्मीदवार है जैसे सूरजभान सिंह जी उम्मीदवार हैं और लोग हैं, तो 2 सीट तो मैंने आग्रह किया है एनडीए गठबंधन के लोगों से। चलिए खबर समझते हैं। विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। फिलहाल 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव होने हैं। 17 जुलाई 2021 को 19 विधान पार्षद रिटायर हुए और 3 विधान पार्षद चुनाव लड़कर विधायक हो गए। 2 विधान पार्षदों का निधन हो गया है, इसलिए इन 24 सीटों पर चुनाव होना है। फिलहाल बीजेपी के 13 एमएलसी हैं, जेडीयू के खाते की 9 सीटें हैं, जिनमें 7 अभी एमएलसी हैं और 2 विधायक बन गए हैं। इधर आरजेडी के खाते में भी 2 सीटें हैं। रीतलाल यादव और सुबोध राय विधायक बन चुके हैं। 2015 के एमएलसी चुनाव के समय राजनीतिक गठबंधन का स्वरूप अलग था। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़े थे। 10 सीट पर जेडीयू, 10 सीट पर आरजेडी और 4 सीट पर कांग्रेस, जबकि बीजेपी और एलजेपी एक साथ लड़े थे। 12 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर एलजेपी को जीत मिली थी। तो 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि वो अपनी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 11 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़े। वीआईपी के लिए सीट छोड़ने के मूड में नहीं है बीजेपी, जबकि हमको सीट देने का फैसला जेडीयू को अब करना है। और इस बीच लोजपा के पशुपति पारस ने भी डिमांड कर दी है 2 सीटों की। तो लोजपा को हाजीपुर के साथ एक और सीट चाहिए और यही हाल महागठबंधन में है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, जबकि 1 सीट कांग्रेस को ना देकर सीपीआई को देने के मूड में है। यानी कि दोनों गठबंधन में एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। फाइनली किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी दुकान में सबसे बड़ी लूट से कारोबारियों में गुस्सा है। कारोबारियों ने आज अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। विरोध प्रदर्शन और ये गुस्सा उस पटना पुलिस के खिलाफ है जिसके नाक के नीचे बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। शुक्रवार को बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स में 15 करोड़ से ज्यादा की लूट हुई। अपराधी करीब 35 किलो सोना और 14 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई भीषण लूट से नाराज आभूषण कारोबारियों ने डीएम दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और सुरक्षा की गुहार लगाई। ये चीज मैं एसएसपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिस समय डकैती हुई उनको सूचना मिली, क्यों नहीं वायरलेस किया गया? अगर पुलिस चाह लेती तो घंटे भर के अंदर में क्रिमिनल और सामान हमारा बरामद होता। ये पुलिस की कमजोरी और लापरवाही है। बिहार पुलिस, पटना पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि व्यापारी को संरक्षण न देके क्रिमिनलों को संरक्षण देती है। बाकरगंज में लूट की घटना से कारोबारियों में दहशत है। आभूषण कारोबारी अमित कुमार अब भी उस घटना को याद कर सिहर जाते हैं। अमित का कहना है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाकरगंज जैसी जगह पर ऐसी घटना हो जाएगी। इतनी बड़ी लूट हो गई, सभी सोच भी नहीं सकते थे कि बाकरगंज में इतनी बड़ी घटना। आज से 20 साल पहले जरूर हुई थी इतनी बड़ी घटना, लेकिन हम लोग को समझना ही मिला। वहाँ तक कि वहाँ पहले क्या हुआ था? 20 साल पहले भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी इसी गुप्ता मेंशन मार्केट में। आभूषण कारोबारी गोपाल प्रसाद गुप्ता का कहना है कि अगर जरा भी भनक लग जाती कि वो लुटेरा है तो उसे पकड़ लेते।
गाड़ी गिर गया, रोड वहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, तो गाड़ी गिर गया तो लगा कोई मोबाइल चोर भाग रहा है, तो कोई इसको पब्लिक को उसको असल में अगर आप लोग दुकान से बाहर आकर देख रहे नहीं, दुकान में ग्राहक था, आदमी ग्राहक में लगा रहता है, लगा कुछ गिरा बाहर में, कोई लगा मोबाइल चोर है, लगता है लेके भाग रहा है, और ये लोग कस के चिल्ला देता कि डकैत है ना, तो सब पकड़ा जाता। पटना के बाकरगंज में ज्वेलरी दुकान में सबसे बड़ी लूट से कारोबारियों में गुस्सा है। कारोबारियों ने आज अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। प्रशासन का जो है ध्यान आकृष्ट करने के लिए बंद करना पड़ता है कि हम कितने असुरक्षित हैं, और इस असुरक्षित माहौल में हम व्यवसाय करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। सवाल है कि पटना में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? पटना में लगातार लूट की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या कारोबारियों को सुरक्षा देने में पुलिस नाकाम है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो इस खबर को भी समझते हैं कि शुक्रवार को पटना के बाकरगंज में अपराधियों ने 35 किलोग्राम सोना लूटा था। अगर सोने के रेट पर अगर गौर फरमाया जाए तो आज 22 कैरेट सोने का भाव है 43,820 रुपए प्रति 10 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम सोना खरीदने में 4,38,200 रुपए खर्च होंगे, और अगर 1 किलो सोना खरीदना हो तो 43,82,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से 35 किलो सोना खरीदने में 15,33,70,000 रुपए लगेंगे, लेकिन अपराधी एक झटके में 35 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। अब समझिए कि कितना होता है 35 किलोग्राम सोना, यह भी आप देखिए कि 35 किलोग्राम सोने का मतलब है 10 ग्राम की 3500 चेन, 35 किलो सोने का मतलब होता है 5 भरी के 700 हार, 35 किलोग्राम सोने मतलब 10 भरी के 350 कंगन। यानी अपराधियों ने जितना सोना लूटा है उससे पूरे एक गांव का गहना बन सकता है, और शायद किसी आम इंसान ने पूरी जिंदगी में इतना सोना नहीं देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मॉब लिंचिंग पर बने कड़े कानून का लोगों में खौफ नहीं दिख रहा। गिरिडीह में एक विक्षिप्त आदिवासी युवक जय मुर्मू को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खाट पर मौत की नींद सो रहा जय मुर्मू बेरहम भीड़ का शिकार बना है। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के सलगाडी में आदिवासी जय मुर्मू को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। जय मुर्मू एक विक्षिप्त युवक था। ग्रामीणों ने पहले विक्षिप्त आदिवासी युवक जय मुर्मू को बंधक बनाया, फिर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। ये हाल तब है जबकि झारखंड में मॉब लिंचिंग पर कड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन लोगों में कानून को लेकर कोई खौफ ही नहीं दिख रहा। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के प्रधान के नेतृत्व में ही साजिश के तहत पहले उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया, और फिर सोहराय पर्व के दिन ग्राम प्रधान संजुल मुर्मू के साथ दूसरे लोगों ने लाठी डंडे से दौड़ा कर जय मुर्मू की हत्या कर दी। पागल हो गया तो क्या तो लड़ाई हो गया, तो यहाँ लोग के मारे लगे। किससे लड़ाई हो गया? जी सलगड्डी। तो कौन कौन मारा उसको? तो नहीं दिखे, हम गए थे तो कौन मारा था तो यही कि सलगड्डी का सब लोग। आरोप है कि प्रधान के घर में जय मुर्मू को बंधक बनाया गया। जब जय मुर्मू की हालत बिगड़ने लगी तो उसे घसीटकर घर के सामने फेंक दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन पूर्व विधायक राजकुमार यादव और मीडिया के वहां पहुंचने पर भाग निकले। ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार करके, और फिर इन्होंने जब बहिष्कार का कारण पूछा तो इसको बेरहमी से टांड में पकड़ करके इनको पीटा गया, इनको पैर हाथ बांध करके और यहाँ के मातों के यहाँ जो लाया गया, और ये बेरहमी की पिटाई की वजह से आज इनकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। गांव के कुछ लोगों के बीच में नाचगान के दौरान झड़प हो गया और उनको लोग मारपीट किया, जिससे वो जख्मी हो गए। बाद में इनकी आज मृत्यु होने की बात बताई गई, जिस पर तीसरी थाना की पुलिस वहाँ पर पहुँची और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
मॉब लिंचिंग की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सवाल है कि बंधक बने जय को छुड़ाने की क्यों नहीं कोशिश की गई? विक्षिप्त युवक की हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी? मामूली विवाद पर क्यों हिंसक बन गई भीड़? क्या कड़े कानून का भी लोगों में खौफ नहीं है? गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरिडीह में एक विक्षिप्त आदिवासी युवक जय मुर्मू को लोगों ने पीटकर मार डाला। घटना तीसरी प्रखंड सलगाडीह गांव में हुई और ग्राम प्रधान और ग्रामीणों पर हत्या का आरोप है। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। पूर्व विधायक के पहुंचने पर ग्रामीण भाग गए। अब यह समझिए कि मॉब लिंचिंग क्या है। मॉब लिंचिंग समझा रहे हैं हम आपको कि जब कोई भीड़ किसी को पीटने लगे, चाहे वो अपराधी हो या बेकसूर हो, और पिटाई से उस व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसे लिंचिंग कहते हैं। और जब ज्यादा भीड़ हो तो इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। मॉब यानी भीड़। लिंचिंग हमेशा पब्लिक प्लेस में ही होती है। झारखंड में पहले भी मॉब लिंचिंग होती रही है और मॉब लिंचिंग से सख्ती से निपटने के लिए झारखंड में एक बड़ी पहल हुई। मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके तहत दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ संपत्तियों की कुर्की का भी प्रावधान है। इसके अलावा 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और इस कड़े कानून का झारखंड में असर होता नहीं दिख रहा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। छपरा में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत के बाद अभी भी मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। छपरा सदर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इस व्यक्ति का नाम है अजय सिंह। मकेर थाना क्षेत्र के तारापुर गांव के रहने वाले अजय सिंह के आंखों की रोशनी चली गई है। अजय सिंह का कहना है कि उन्होंने भी जनता बाजार से ही शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। परसों ड्रिंक लिया था। ड्रिंक लिए थे? हाँ। कहाँ से? जगदीशपुर बाजार से, जनता बाजार जगदीशपुर बाजार। बोतल वाला लिए थे कि पाउच वाला लिए? पाउच वाले। अच्छा, कै पाउच? 1 पाउच। अच्छा, उसी में पॉइजन मिला दिया गया था पाउच में? हाँ। कैसे मालूम कि उसमें पॉइजन मिलाया गया था? ये जब दिखना बंद हुआ तभी से वो तो चल गया जहाँ इसमें जहर है बोल के आदमी मरना चालू हो गया। आंखों की रोशनी मढ़ौरा के होमगार्ड जवान रविंदर गिरी की भी चली गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे भी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारण में शराब से हुई मौतों के बाद गोपालगंज प्रशासन ने भी सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से जिला प्रशासन ने दियारा इलाके में सर्च अभियान चलाया हुआ है। दियारा में तो बहुत कुछ बरामदगी नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ लोग ताड़ी रखे हुए थे तो उसको हम लोग यहाँ विनष्ट किए हैं और ये लगातार छापामारी जो है वो जारी रहेगी। सारण में 15 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत के बाद सारण ही नहीं, गोपालगंज में भी शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि ये छापेमारियां पहले क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन को इंतजार था कि 15 लोगों की जान चली जाए? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।